नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि जो हमने धातु, उपधातु और अधातु के जितने भी सहायक भर्ती अध्यापक परीक्षाओं में अभी तक के पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न थी, जिसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं 20 प्रश्नों की। तो आज हम उसी के आगे के 20 प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक बात आप हमेशा ही पेपर में याद रखिएगा कि क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं लगा हो तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। कई बार इसकी वजह से क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर आप गलत कर देते हैं। तो इस नहीं को ध्यान रखिए। आपसे पूछा गया है कि मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बर्तन बनाने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं पीतल, सोदर जिसे सोल्डर कहते हैं, ड्यूरेलुमिन और जर्मन सिल्वर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी जो है सोदर, सोल्डर, ये किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ये SN और PB इसका मिश्रण होता है। इसमें जो है बर्तन बनाने में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा बात करें पीतल की, ड्यूरेलुमिन और जर्मन सिल्वर, इन तीनों का ही प्रयोग मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था। मिश्र धातु के किन किन संगठन से बनी हुई होती हैं और कहाँ कहाँ इन धातुओं का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो पीतल, ड्यूरेलुमिन और जर्मन सिल्वर जो है, इन तीनों का ही उपयोग जो है वो बर्तन बनाने में किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगला प्रश्न है कि कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? धातु और अयस्क से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में एक ना एक। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शंस हैं आपके पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, मरकरी का या फिर यूरेनियम का। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम जो है वो, कार्नालाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। बात करें अगर इसके अलावा हम इस ऑप्शन की तो एल्युमिनियम, यूरेनियम और मरकरी, ये भी जो है वो धातुएं हैं और इनके भी अयस्क होते हैं। तो एल्युमिनियम की बात करें तो इसका बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये तीन जो मैंने आपको बताए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं। याद कर लीजिएगा, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम जो हैं ये एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। उसके अलावा बात करें यूरेनियम की तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। उसके अलावा बात करें अगर मरकरी की, Hg मरकरी, तो सिनेबार जो है वो इसका अयस्क होता है। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, तो पोटेशियम धातु का अयस्क जो है वो कार्नालाइट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? तो ये तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, जीके का भी है। तो आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना, कांसा। बात करें सही आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है तांबा, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? मैं आपसे फिर से कहूँगी कि इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टील जो है सबसे पहले तो कि किन किन संगठनों से, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें मिलकर बनी होती हैं। स्टेनलेस जो आपकी स्टील होती है, आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि जंग रोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो बात करें अगर इसके ऑप्शंस की तो आपके ऑप्शंस हैं क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और कॉपर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें जो है वो क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है। जो सीसा होता है वो पेंसिल आपने देखी होगी, उसमें आगे जो नोक लगी रहती है ब्लैक कलर की, वो क्या होता है आपसे पूछा है। जिंक, सीसा, कार्बन या टीन। ये आपको पता भी होगा कि कार्बन होता है वो, जिसके वजह से जो कॉपी पे आप ब्लैक कलर से लिख भी पाते हैं पेंसिल की सहायता से, उसमें आगे कार्बन लगा होता है। और कार्बन को आपको पता होगा कि काला सोना भी कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि उसको काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है वो कई बार पेपर में पूछा गया है। और कार्बन के अपर रूप हैं ग्रेफाइट, हीरा, ये कार्बन के अपर रूप हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए है कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है। जब पेंसिल को लीड बनाई जाती है तो उसमें कौन सा व्यवहार किया जाता है। और आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन या फिर फास्फोरस। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ग्रेफाइट सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल की जो लीड बनाने के लिए काम किया जाता है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है। दोस्तों इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो, आपको इसके क्वेश्चंस थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हो, तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जो हैं वो लाते रहें और आपकी शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो तैयारी कराते चलें। चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है। ऑप्शंस हैं आपके फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हीलियम। बात करें अगर इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी जो ब्रोमीन होता है, ये क्या होता है, एक अधातु होती है और ये एक सामान्य तापक्रम जो होता है कमरे का उसमें तरल अवस्था में ही पाई जाती है। बाकी इसको छोड़कर अन्य जो है वो ठोस अवस्था में हो जाती है, किंतु ये जो है वो तरल अवस्था में ही पाई जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। बात करें इसकी खोज की तो 1825 में इसकी खोज बैलार्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये जो ब्रोमीन होता है ये एक लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है और लाल रंग की वाष्प भी देता है। उसके अलावा इसकी में एक तीक्ष्ण गंध होती है जिसकी वजह से इसका नाम ब्रोमीन रखा गया है। और बात करें अगर इस ब्रोमीन की किस अवस्था में ये पाई जाती है तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। जैसे आपका सोना, सिल्वर मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किंतु ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है। और ऑप्शंस हैं आपके चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट या फिर ब्रोमीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन जो है वो हो जाएगा। ब्रोमीन जो है वो समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है और ये ब्रोमीन जो होता है वो आपका लवण के रूप में समुद्र में पाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि मेलाकाइट का एक अयस्क और खनिज, आपको दोनों दे दिया है कि अयस्क है या खनिज है क्वेश्चन में। तो मेलाकाइट क्या है, आपके ऑप्शंस ये हैं कि लेड है, मैंगनीज, मरकरी या कॉपर। इसका अयस्क क्या हो जाएगा। तो बात करें अगर हम इसके सही आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कॉपर है इसका सही आंसर हो जाएगा। मेलाकाइट कॉपर का एक अयस्क है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉपर के अन्य अयस्क क्या होते हैं तो कॉपर का क्यूपेराइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट, ये तीन बहुत ही मुख्य अयस्क के नाम हैं जो आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है आपसे पूछा गया है और आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति या फिर कम विद्युत ऋणात्मक, कम आयनीकरण ऊर्जा या फिर तन्यता। बात करें इसके सही आंसर की
तो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो इसकी विशेषता संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। इसे छोड़कर अन्य 3 जो होंगी वो संक्रमण धातुओं की विशेषताएं हो जाएंगी। बात करें अगर हम इनकी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें डी ब्लॉक में जितने भी तत्वों को रखा जाता है उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में ये डेफिनेशन भी पूछी गई है बीटीसी लेवल पे। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हेमेटाइट जो है वो एक अयस्क या खनिज है, किसका आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके जिंक, आयरन, लेड या फिर मैग्नीज। जिंक, आयरन, लेड या फिर मैग्नीज। बात करें सही आंसर की तो हेमेटाइट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेमेटाइट जो है वो आयरन का एक अयस्क है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप उसको समझ सकते हैं कि हेमेटाइट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका अयस्क क्या है, और भी उसकी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि भारी जल है, आपको भारी जल क्या है ये बताना है। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न के ऑप्शंस की तरफ। तो आपके ऑप्शंस हैं मोनोटेरियम ऑक्साइड, पॉलीटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ट्रिशियम ऑक्साइड। बात करें इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी पॉलीटेरियम ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो होता है क्या है, ड्यूटेरियम के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें भारी जल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, D2O कहा जाता है। इसमें होता क्या है, D2 जो ये आपका दिख रहा है यही ड्यूटेरियम जो होता है यही इसमें उपस्थित होता है। और अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी तो 1932 में यूरे तथा वॉशबर्न ने इसकी खोज की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी भी जाती है कि साधारण जल के 5000 भाग में जो है वो 1 भाग बराबर जो है वो भारी जल होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, क्वेश्चंस पसंद आया करे तो मुझे अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में आपसे पूछा है, एक मुक्त अवस्था में होती है और एक स्वतंत्र अवस्था, दोनों एक ही चीज़ है। और आपसे पूछा है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन सी पाई जाती है। इसी को अगर दूसरे तरीके से देंगे तो मुक्त अवस्था भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम या फिर जस्ता। बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी जो सोना है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसी के साथ अन्य धातुओं की बात करें तो सिल्वर और प्लैटिनम जो है वो भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली या मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में पूछा है कि एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता भी हो शायद कि इसे जो है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो बात करें कि बॉक्साइट की तो ये क्या होता है कि एक एल्युमिनियम ही होता है एक प्रकार का। और जो भूपर्पटी होती है उसमें धातुओं में जो एल्युमिनियम होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और एल्युमिनियम जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम इस बॉक्साइट से इसे प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ अदर ऑप्शंस भी देख लीजिए। तो ये आपका जो ग्रेफाइट है ये तो आपका कोयले का ही अपर रूप है। और बात करें स्पिच ब्लेंड से क्या, तो स्पिच ब्लेंड से जो है वो रेडियम जो है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। जीके का क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए ये एक तरह से कि सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन है आपके तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या फिर चांदी। चलिए इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको मुझे कमेंट
में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी होती है और आपके ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम या फिर चांदी। दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि जो वीडियो है उसको बिल्कुल स्किप नहीं किया करिए, स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखा करिए जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं हो, क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग टू एंड जितनी भी जानकारियाँ रहती हैं वो यूज़फुल रहती हैं आपके पेपर के हिसाब से, और बीच में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं किया करने का पूरा कोशिश की जाती है कि आपको किसी भी तरह से टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे भारी धातु क्या है, और आपके ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव है। समान ताप पर कौन सी धातु जो है वो द्रव है। बात करें अगर इसके ऑप्शंस की तो शीशा, पारा, निकिल या टिन, ये आपसे पूछा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पारा होता है मरकरी, तो जिसे हम Hg कहते हैं, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का द्रव होता है समान ताप पर भी, लेकिन इसको छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी क्या हो जाती हैं, समान ताप पर ठोस हो जाती हैं। आपसे पूछा है समान ताप पर द्रव, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी पारा होगा ये एकदम सही आंसर होगा कि समान ताप पर द्रव जो है वो पारा, मरकरी, Hg होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न में है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि किससे जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है, बताइएगा। देखिए आपके ऑप्शंस पहले कि चूना पत्थर, पिच ब्लैंड, रुटाइल या फिर हेमेटाइट। तो बात करें अगर इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी जो है पिच ब्लैंड, इससे जो है वो रेडियम प्राप्त किया जाता है। और बात करें रेडियम के आविष्कार की तो 1898 में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी जो थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसने इसकी खोज की है रेडियम की, तो ध्यान से सुन लीजिए। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में इसकी खोज जो है वो की थी। ध्यान जरूर से रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। और रेडियम प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखिए चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो आपकी अवसादी शैलें होती है उनसे प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट मैंने आपको कई बार बताया है कि लोहे से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको अपना सही उत्तर इस प्रकार से चुनना है। सबसे पहले देखिए कि इधर आपका एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में आपका दिया है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो, और सूची 2 में आपको इसके सही आंसर दिए जिससे आपको इसका मिलान करना है। मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें कौन कौन से धातुएँ जो हैं वो मिली होती हैं, जिससे आपका ये आंसर आसानी से निकलेगा। तो देखिए आपका सबसे पहला है जर्मन सिल्वर। बात करें अगर जर्मन सिल्वर की तो इसमें तांबा, जिंक और निकिल, ये 3 धातुएं मिली होती हैं। अब आपको ढूंढना है कि तांबा, जिंक और निकिल तीनों में से क्या चीज़ है। तो देखिए तांबा नहीं है, जिंक नहीं है, निकिल ये आपको यहाँ पे मिल गया है, तो इसका मतलब आपका जर्मन सिल्वर जो है वो किससे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से, यानी आपका ए जो है वो 2 से मिल जाएगा। अगला देखिए क्या है सोल्डर। सोल्डर में मैंने आपको बताया है कि टिन और शीशा से मिला होता है। अब शीशा यहाँ पे कहीं नहीं है लेकिन टिन दिया हुआ है, तो ये आपका इससे मिल जाएगा, बी जो है आपका 1 से मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको पता होगा कि क्लोरीन होता है। और बात करें अगर हम हाइपो की तो हाइपो में क्या क्या मिला होता है आपका, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपका मिला था। तो आपको इसमें यहाँ पे सोडियम दे रखा है, तो आपका ये इसका सही आंसर होगा 3D का। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका कौन सा उत्तर सही है। पहले का आपका क्या था 2 और बी का 1, इस हिसाब से आपका सही आंसर देखिए हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का ये देखिए 4, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो इसके लिए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। आपसे पूछा है कि लोहे में क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो आपके ऑप्शन है निकिल और तांबा, जिंक और टिन, निकिल
और टिन या फिर क्रोमियम और निकिल। आपको इसका सही आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्रोमियम और निकिल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। सबसे पहले आपको क्रोमियम अगर ध्यान है तो आप इन तीनों चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि क्रोमियम किस में दिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उस हिसाब से भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम कि स्टेनलेस स्टील में मिलाया क्या क्या जाता है, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। आपका इसमें आयरन हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में, जो आपका 89% समथिंग होगा। फिर क्रोमियम जो आपका होता है ये 10% होता है। उसी प्रकार आपका मैग्नीज होता है और कार्बन होता है। कार्बन आपका 0.25% होता है। ये चार जो हैं आपके आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बगल में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है, जब मैंने आपको धातु, अधातु और उपधातु को एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो तार खींचे जाने का गुण है वो क्या कहलाता है और किस में, धातु में, अधातु में, किस में ये गुण होता है। बात करें अगर कि इसके ऑप्शंस पहले देखिए क्या है कि तन्यता, आघातवर्धनता, ध्वनिकता और चालकता। अगर बात करें इसके सही आंसर की तो ये जो है आपको ऑप्शन ए तन्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। जो धातुएं होती हैं उसमें तन्यता का गुण होता है जिसकी वजह से उनके तार खींचे जा सकते हैं, किंतु जो अधातु होती है उसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। बात करें अगर इस ऑप्शन बी आघातवर्धनता की, तो हथौड़े से पीटने पर यदि धातु जो है वो कण के रूप में टूट जाती है तो यानी कि वो आघातवर्धनीय नहीं है, और ऐसे जो होती है वो अधातु होती है। किंतु जो धातु होती है उसमें आघातवर्धनता का गुण होता है। उनके क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, किंतु वो छोटे छोटे कण के रूप में टूटती नहीं है, अर्थात उनमें आघातवर्धनता और तन्यता दोनों का गुण होता है। किंतु आपसे यहाँ पे पूछा गया कि तार खींचे जाने का गुण, तो ये तन्यता जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को यूनिवर्सल स्टडी अड्डा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।